जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी 2 नवंबर को यानी कि संडे के दिन मैं एपीपीएससी पीजीटी वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, यानी अरुणाचल प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो पीजीटी वाले बच्चों का रविवार के दिन एग्ज़ाम हुआ था, तो उन लोगों का ही वीडियो वगैरह चीज़ें चल रही थी, यानी उनका डिस्कस हो रहा था पेपर कैसा था क्या नहीं था, और इन सारी चीज़ों में व्यस्त होने के कारण मैं कल की क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, तो आज हमारी क्लास है, अभी 8 बज रहे हैं और जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनिट 10 की 4 क्लासेस हो चुकी है। 4 क्लासेस में लगभग हमने 10 रचनाएं पढ़ ली है, बाकी की 4 रचनाएं हमारे यहाँ बची है। यूनिट 10 में हमारी 14 रचनाएं जुड़ी हुई है ना। अन्य गद्य विधा जो हमारी यूनिट 10 है उसमें हमारी 14 रचनाएं जुड़ी हुई है। 14 में से 10 हमने पढ़ लिए, 4 हमारी बची है ना। तो जो लास्ट 4 हमारी बची है, आज चारों को हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि आज हमारी यूनिट 10 खत्म हो जाएगी। इन सब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कल हमारी सुबह 10 बजे कल हमारा यूनिट 10 के सारे पीवाईक्यूज जो है अभी तक 2024-25 में जितने या उससे पहले जितने पीवाईक्यूज हमारे यूनिट 10 से आए हुए अभी तक के सारे पीवाईक्यूज की एक लंबी क्लास हमारी सुबह 10 बजे लाइव क्लास होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को सुबह 10 बजे से पहले रिकॉर्डेड या लाइव अभी देख रहे हो तो मेरे भाइयों कल सुबह 10 बजे आप जरूर उस क्लास से जुड़ना। ठीक है, हम एक लाइव क्लास रखेंगे सुबह 10 बजे जिसमें हम पूरे यूनिट 10 के सारे पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे ना। इसी के साथ आज यूनिट 10 हमारी ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके आगे हम यूनिट 9 को पढ़ेंगे कल शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास रहेगी। टॉप 60 इसलिए रखा कि 60 डे में 60 टॉपिक हम करेंगे, है ना। तो सारे टॉप 60 टॉपिक जो रहेंगे हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें, पंक्तियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र, सब कुछ हम देख लेंगे यहाँ पर, है ना। कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और जैसे मैंने आपको, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हुआ एपीपीएससी पीजीटी का, तो उसमें जैसे वहाँ की एग्ज़ाम में मैंने जो पढ़ाया था वहाँ के बच्चों को, और जो बच्चों ने मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों का नोट्स बनाया था, उसी नोट्स से 80 प्लस क्वेश्चन आए जो कि मैंने विथ प्रूफ के साथ यूट्यूब पे ही डिस्कस किया है। तो वैसे ही मैं नेट जेआरएफ वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि आप लोग भी पेशेंस रखना। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जब आपका दिसंबर या जो अभी हमारा एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के दिन हम रात को शाम को 8 बजे फिर से मिलेंगे, और फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि देख लो ये सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पे पढ़ाई हुई क्लासेस के नोट्स से ही आए हुए हैं। ठीक है, चलो आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास आज की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, आपको याद रखना है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है इसका प्रकाशन वर्ष कब है, यानी 1956 को यह प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1956 को। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1959 को, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीवाईक्यू में, आया भी है कि संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1959 को, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुई थी? 1956 में। किसकी है? दिनकर की रचना है ना। देखो ये रचनाकारों के जन्म वर्ष के साथ और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के क्रम वाइज मैंने पहली ही क्लास में डिस्कस कर दिया, यानी पहली ही क्लास में आपको पूरी टेबल के साथ बना के मैंने मतलब लिखा के सारी चीज़ें समझा दी। तो आप इस अगर यूनिट 10 की पहली क्लास आपने नहीं देखी, यानी ये जो हमारी टॉप 60 टॉपिक चल रहा है इस सीरीज का पहला क्लास नहीं देखा, तो डे फर्स्ट आप जरूर देखिए ना। उसमें सारी चीज़ें हमने यूनिट 10 की डिस्कस की है। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहली क्लास जरूर देखें, ताकि उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि भाई ये जितने रचनाकार 14 के 14 रचनाकार यूनिट 10 में जुड़े हुए उनको जन्म वर्ष के आधार पर जमा दिया है वहाँ पर क्रम वाइज, और रचनाओं को भी उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैंने वहाँ पर सिक्वेंस से दिया हुआ है ना। चलो, उक्त पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ऐसे 4 सोपान मानते हैं ना। कैसे 4 सोपान मानते हैं? वो ऐसे 4 सोपान मानते। अब आपको ये 4 सोपान यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय में वो कौन से 4 सोपान दिनकर साहब ने बताए उनकी रचना में, ये आपको अच्छे से याद रखना है इसमें, है ना।
क्यों याद रखना है? क्योंकि ये कई बार पीवाईक्यूज में आए हुए, कई बार पूछा गया है, इसलिए ये 4 अध्याय कहो, संस्कृति के 4 अध्याय। देखो रचना का नाम ही है संस्कृति के 4 अध्याय, तो 4 अध्याय क्या है या किस तरीके से उन्होंने बांटा है? तो पहला अध्याय आर्य आगमन को बताया, दूसरा जैन और बौद्ध आंदोलन को बताया, तीसरा इस्लाम का आगमन और चौथा यूरोप का आगमन, है ना। ये 4 अलग अलग पार्ट में बताया और आप यकीन नहीं मानोगे इस रचना से इतनी बार पीवाईक्यू में आ गया कि जैसे यूरोप का जो आगमन हुआ तो जो जितनी हमारे यहाँ पर कंपनी आई उन कंपनियों का सीक्वेंस हमारे यहाँ पूछ लिया गया है ना। इस्लाम के आगमन का पूछ लिया गया, आर्य के आगमन तो इसमें जितने बाकी के इस अध्याय में जो भाग है उन भागों के बारे में पूछ लिया, जैन बौद्धिक आंदोलन जो था उसके भागों के बारे में पूछ लिया, तो ये सारी चीजें पूछ ली। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है वो 4 अध्याय क्या है? तो पहला है आर्य आगमन, दूसरा जैन बौद्ध आंदोलन, तीसरा इस्लाम आगमन और चौथा यूरोप का आगमन। ये सीक्वेंस से ही याद रखना है, जिस सीक्वेंस से मैंने बताया है। ये सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं, जहां इतिहास की हैसियत किराएदार की है। इतिहास की हैसियत क्या है? किराएदार की है ना, ये याद रखना है। ये उनकी एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति है जो कि कई बार आ चुकी है। यह विचारोत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर भारतीय संस्कृति को समझने का साहसिक प्रयास है। यह 4 अध्यायों में विभक्त है। कौन से 4 अध्याय? जो मैं आपको अभी बता भी चुका हूं, एक बार मैं पहले आपको बता दिया, फिर से ये चीजें बता देता हूं कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, है ना। पहला जो अध्याय इन्होंने इसमें बताया, 4 अध्यायों में जो बताया, देखो वो जो ऊपर के 4 है वो हमारे क्या है? 4 सोपान उन्होंने बताए। तो याद रखना कभी सोपान पूछे तो कौन से? आर्य आगमन, जैन बौद्ध आंदोलन, इस्लाम आगमन और यूरोप का आगमन। और अगर वो पूछे 4 अध्याय या 4 खंड कौन से इसके, तो पहला खंड उन्होंने बताया है, पहला बताया है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें कितने प्रकरण है? इसमें 3 प्रकरण है। यह भी याद रखना कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव जो वाला जो पहला अध्याय या पहला खंड है उसमें कितना है? तो उसमें 3 प्रकरण दिए गए ना। फिर आता है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसमें 7 प्रकरण दिए गए। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें 12 प्रकरण दिए गए। और भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें कितने? 17 प्रकरण दिए गए। तो पहले में 3 प्रकरण है, दूसरे में 7 प्रकरण है, 12 है और फिर 17 है ना। ये सीक्वेंस याद रखना है मेरे भाइयों। ये पूछा जाता है कि अध्याय 1 भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव में कितने प्रकरण है? 3 है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह में कितने प्रकरण है? 7 प्रकरण है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम में कितने प्रकरण है? 12 है। और भारतीय संस्कृति और यूरोप में कितने प्रकरण है? 17 प्रकरण है। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जामों में ना, इसलिए मैं आपको ये चीजें रिकॉल करा रहा हूं। देखो मैं जब भी कोई नोट्स बनाता हूं यूजीसी नेट या बाकी स्टेट के पीजीटी वगैरह के एग्जाम या बाकी स्टेट के सेट के एग्जामों को मद्देनजर रख के मैंने ये चीजें बनाई हुई है कि भाई कहीं ये चीजें इस तरीके से कहीं ना कहीं पूछी गई है, वहां से इन चीजों को कलेक्ट किया और सब चीजों को, सभी पीवाईक्यूज को ध्यान में रखकर ये नोट्स बनाए गए ना, तो इसलिए इनको थोड़ा सा सीरियस लेना है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी है। याद रखना इस पुस्तक में किसको समर्पित किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो समर्पित है संस्कृति के 4 अध्याय, और इसकी जो भूमिका लिखी है वो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। तो ये 2 नाम संस्कृति के 4 अध्याय में याद होने चाहिए, याद ही रहने चाहिए ना, ये नहीं भूलना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, कई बार आ चुका है ना, इसलिए इसको आपको नहीं भूलना है। ये चीजें दिमाग में रख लेना है ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित की गई है ये पुस्तक। भारत के राष्ट्रपति उस समय थे ये जब ये पुस्तक लिखी गई थी 1956 में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी, है ना। किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। अब इसका 1 बाय 1 करके चारों अध्यायों को देखते कि चारों अध्यायों में क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई और यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा ये रचना बड़ी हो सकती है लेकिन यहां से क्वेश्चन कई बार और बहुत क्वेश्चन आए हुए ना, इसलिए चीजें याद रखना। इस अध्याय में दिनकर ने आर्य आगमन के बाद विकसित आर्य वैदिक संस्कृति के प्रमुख उपकरणों का आख्यान किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस अध्याय में दिनकर ने क्या किया? आर्य आगमन के बाद विकसित आर्य वैदिक संस्कृति का जो प्रमुख प्रकरण उपकरण है उनका आख्यान यानी इसका चर्चा इसमें की गई है। दिनकर के अनुसार ईसाई तथा मुसलमानों को छोड़कर इस देश में कम से कम 11 जातियों का आगमन का प्रमाण मिलता है। कितनी? 11 जातियों के आगमन का प्रमाण मिलता है, ये दिनकर मानते हैं ना।
फिर दिनकर द्रविड़ शब्द को प्रजातिवाचक न मानकर स्थानवाचक मानते तथा उनका निवास आर्यों से प्राचीन मानते, यानी कि आर्य से भी पहले द्रविड़ लोग आए थे ऐसा दिनकर मानते। इस पहले अध्याय में दिनकर आर्य का मूल स्थान रूस के दक्षिण में मानते। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिनकर जो है वो आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते, तो रूस के दक्षिण में मानते हैं। दिनकर वेदों का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य मानते। जो वेद है, जैसे हम भाषा विज्ञान में भी हमने पढ़ा था ना कि वैदिक संस्कृत कौन सा है, तो वैदिक संस्कृत का कालक्रम लगभग हम भी वही 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य मानते, जो कि दिनकर भी मानते। जाति की अवधारणा का उद्भव समस्त मानव समुदाय को आर्यव्रत में कस लेने के लिए हुआ था, इसे दिनकर मानते ना। वैदिक भारत में अंतरजातीय विवाह अपमानजनक नहीं माने जाते थे, ये इसमें बताया जा रहा है। तो ये फैक्ट जो बताया जा रहा है, इन फैक्टों को याद रखना कि कौन से अध्याय में बात हो रही है। जाति प्रथा को स्वीकार्य को दिनकर में संस्कृति समन्वय का पहला कदम मानते। विभिन्न जातियों के समगठन से तैयार जनता को दिनकर हिंदू कहते हैं ना। ये सारी चीजें इसमें आई, इसको याद रखना। फिर द्वितीय अध्याय पर बात करते। देखो जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं इन सारे अध्यायों की, उन पे तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी, उनको तो देखना पड़ेगा, है ना। दिनकर द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं। यह अध्याय जैन बौद्ध आंदोलन का है, यानी प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह का मतलब है कि जब जैन और बौद्ध लोग आए थे तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसका विद्रोह किया था, हमारी भारतीय संस्कृति का विद्रोह किया था। तो वो क्या मानते हैं कि हिंदू संस्कृति या फिर यो कहते हैं वो कि प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं, किसे, जैन और बौद्ध आंदोलन को। दिनकर निराशावाद का प्रचंडतम और रूप जैन बौद्धिक आंदोलन में देखते हैं। दिनकर वेद ऋषियों को धार्मिक कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक कवि कहते हैं। पुरोहितवाद ब्राह्मण युग का प्राप्य है ना। अहिंसा, मोक्ष, निराशावाद आदि को दिनकर उपनिषदीय खोज मानते हैं ना। उसके बाद इसका कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अहिंसा और तप जैन धर्म की दो बड़ी विशिष्टता है, अहिंसा और तप, है ना। अनेकांतवाद की बात करते हैं इसमें। दिनकर बौद्ध धर्म को हिंदुत्व का ही संशोधित रूप मानते हैं, किसको, बौद्ध धर्म को। ये सारी चीजें मानते हैं। देखो प्रथम और द्वितीय अध्याय में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जितने तृतीय में। तीसरे से कई क्वेश्चन आ चुके हैं, कई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तृतीय अध्याय से पूछे गए ना। तो तृतीय अध्याय की बात करते हैं। दिनकर भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का तीसरा अध्याय इस्लाम के उदय को मानते हैं। आपको भी पता है कि जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद इस्लाम यानी मुस्लिम आक्रमण हमारे 1000 ईसा पूर्व के समथिंग होने लगे ना। तो ये चीजें मानते हैं। इस्लाम का अर्थ शांति में प्रवेश करना। इस्लाम का अर्थ क्या है? शांति में प्रवेश करना। उन्होंने ये माना है, ये दिनकर ने माना है ना। प्रवर्तक मोहम्मद साहब को मानते, एक सौदागर थे जो कि सौदागर थे। 622 ईस्वी में हजरत करने से इस्लाम का उदय माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि दिनकर ने इस्लाम का उदय किससे माना, तो हजरत करने से माना है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोहम्मद साहब के मक्के से मदीना के पलायन को हजरत कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, है ना। ये भी दिनकर साहब ने बताया तो इंपॉर्टेंट है। दिनकर सूफी धर्म का उद्भव बीज गजाली, उमर खयाम, अब्दुल अरा आदि को मानते हैं ना दिनकर। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये पीडीएफ नोट्स आपके पास रहेंगे, आप सारे पढ़ लेना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ। दिनकर हिंदू मुस्लिम एकता के 3 बड़े नेता मानते, कबीर को, अकबर को और गांधी को। याद रखना, ये पूछा जाता है और ये कई बार पूछा भी गया है कि दिनकर हिंदू मुस्लिम एकता के 3 बड़े नेता किसे मानते हैं? अकबर, कबीर और गांधी, इन तीनों को मानते हैं वो सबसे बड़े नेता, है ना। वे खुसरो को हिंदी व उर्दू का पिता मानते हैं। क्या मानते हैं? खुसरो को हिंदी और उर्दू का पिता भी मानते हैं, ये भी याद रखना है ना। फिर उसके बाद वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि में सर्वविश्वसनीय कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वविश्वसनीय कवि किसको? तुलसीदास को कहते हैं। दिनकर कवि को सूफी कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है मेरे भाई। ये फैक्ट आप कहोगे सर ये क्या क्या आप बता रहे हो, क्या सभी पूछा जाएगा? देखो यार पूछा जा सकता है, क्योंकि यूजीसी नेट है और उसका जो अभी पैटर्न चल रहा है वो पंक्तियों से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उसका लगाव हो गया, वो पंक्तियों से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। जैसे उसने हिंदू मुस्लिम एकता के 3 कवि माने तो कबीर, अकबर और गांधी को याद रखना ही रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भूषण के काव्य को शुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता का काव्य कहते हैं। मुस्लिम हिंदू कवियों में रहीम, रसखान और ताज को मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं ना। उसके बाद आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो कि मैं आपको बता देता हूं।
अकबर को अलोप निषाद लिखवाया था, अकबर ने अलोप निषाद लिखाया था, ये इंपॉर्टेंट है ना। वैष्णव भक्त में रामोपासना के प्रवर्तक रामानंद को दिनकर मानते हैं। तो ये तीसरा हमारा इसमें कुछ आपको याद रखना चाहिए। ये कुछ पंक्तियां हैं जो याद होनी ही चाहिए, ये आता है मेरे भाइयों, है ना। दिनकर ने अमृत और हलाल के दो संघर्षों का जिक्र किया। प्रथम अकबर शेख और शेख अहमद सरहिंद का, तथा दूसरा गांधी और गोडसे का, है ना। ये दो हलाहल बताए, यानी कि इतिहास में ये दो त्रासदियां उन्होंने बताई कि एक तो प्रथम अकबर और शेख अहमद सरहिंद का, और दूसरा गांधी और गोडसे का इन्होंने बताया है दिनकर ने ना। उसके बाद इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो याद रखनी चाहिए? उन्होंने एक और बात कही थी कि प्रेम की स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना सर्वप्रथम कबीर ने की है, ये बात भी दिनकर मानते हैं ना। देखो एक चीज और पूछी जा सकती है कि अकबर के शासनकाल में कौन सी राजभाषा बनी थी, तो फारसी राजभाषा बनी थी, क्योंकि ये भाषा विज्ञान से भी जुड़ा हुआ टॉपिक हो सकता है, इसलिए ये चीजें याद रखना। फारसी को दिनकर ने हिंदी की मौसेरी बहन का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ना 2013-14 के समय की। फारसी को हिंदी फारसी को या यूं पूछा गया था कि फारसी को किसकी मौसेरी बहन माना गया, किसकी मौसेरी बहन कहा गया, तो हिंदी की मौसेरी बहन कहा गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये सारी पंक्तियां आपको एक बार रीड करना है, ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो कि आपको एकदम याद ही रखना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। दिनकर ने उर्दू में फारसी ईरानियों के 3 कारण बताए। कौन से कारण? फारसी लिपि का प्रयोग, पतनशील मनोवृत्ति और सांप्रदायिक नीति बनाना तथा उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना, ये दिनकर ने बताया है ना। चलो तीसरे पॉइंट में भी जो इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया है, और जो और बाकी चीजें बतानी, जैसे एक और चीज है कि दिनकर उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ फोर्ट विलियम कॉलेज को मानते हैं, ये चीजें भी याद रखना। फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई भी चीज हो तो वो जरूर आती है ना। उसके बाद एक और चीजें कई बार बाकी टीजीटी पीजीटी में पूछी गई, वो है दिनकर वर्तमान योगीन दफ्तरी हिंदी को कठिन हिंदी कहते, क्या कहते? कठिन हिंदी कहते, तो ये भी आपको याद रखना है ना। सबसे बड़ी चीजें चौथे अध्याय में से कई चीजें पूछी गई है। चौथा अध्याय में से जो कौन कौन सी चीजें पूछी गई वो मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संस्कृति का चौथा सोपान के अनुसार भारत में यूरोप का आगमन उन्होंने बताया हुआ है। इसमें पुर्तगाल, हालैंड, फ्रांस, अंग्रेज, ये कैसे आए, ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस कई बार पीवाईक्यू में 2 से 3 बार आ चुका है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए मेरे भाई, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद हॉलैंड आया, हॉलैंड के लोग आए या हॉलैंड आए, जो भी आप कहते हो, फिर फ्रांस के आए, और फिर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज आए ना। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और अंग्रेज के लोग क्रमशः क्रमवाइज से भारत में अपनी शक्ति का स्थापन करने के लिए आए, और ये क्वेश्चन आ चुका है संस्कृति के 4 अध्याय में, कई बार पूछा गया है। धर्म प्रचार के लिए मशीनरियों ने देश भाषाओं का सहारा लिया। ये मशीनरियों किसे कहते हैं? जो विदेशी लोग आकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको मशीनरियों शब्द से संबोधित किया जाता है। 1935 में शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी किए जाने की घोषणा हुई थी, ये भी एक तरीके से धर्म परिवर्तन का कारण वो मानते हैं। अंग्रेजी माध्यम करने का कारण यह है कि ऐसी स्थिति बनाना चाहते थे जिसमें भारतीय का तन भारतीय हो पर मन अंग्रेजी हो, ये चीजें वो मानते हैं। देश में आबकारी विभाग अंग्रेज सरकार ने खोला था, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि आबकारी विभाग सबसे पहले देश में किसने खोला था? तो अंग्रेजों ने खोला था ना। दिनकर ने कंपनी सरकार के दुर्मुख भाषा नीति की स्थिर करने का श्रेय 1954 के वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया है ना। दिनकर के अनुसार भारतीय निरक्षरता और व्याकरण को देखकर यूरोप के विद्वानों ने फेनेटिक्स उच्चारण शास्त्र लिखवाना प्रारंभ किया, यानी उच्चारण शास्त्र बनवाया है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिट इसका चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय में से 2 क्वेश्चन आए हुए। एक क्वेश्चन तो वही कि कंपनी के जो आने का क्रम उनको बताइए, और एक क्वेश्चन हमारा
आया हुआ है कि ये आबकारी विभाग का पूछा गया है कि आबकारी विभाग सबसे पहले भारत में किसने खोला था ना। ये 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं कि यहाँ से आए हुए, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। चौथा अध्याय बिल्कुल याद रखना। दिनकर मानते कि सायन की आत्मा ही मैक्स मुलर के रूप में जन्मी हुई है ना, ये चीज़ें भी आती है। दिनकर जर्मन रोमांटिक आंदोलन पर प्राचीन संस्कृत दर्शन और साहित्य का वृहद प्रभाव देखते हैं। दिनकर 19वीं सदी के नव उत्थान और प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्थान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अनुपम उत्थान कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना थी, उसमें 4 अध्याय, चारों अध्यायों को क्या कहा गया है, किस तरीके से चारों अध्यायों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जो आ सकता है वो सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना चाहिए। बस इतना है, एक चीज को बार बार पढ़ो, 10 बार हो सके तो 10 बार रिवीजन कर दो, क्योंकि जो चीजें आने वाली है वो सब कुछ बता रहा हूं, सब कुछ बता दिया है। अगर ये चीजें याद रखोगे और इनके ही क्वेश्चन अगर गलत नहीं किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर ये ही चीजें नहीं पढ़ोगे तो फिर ये समझो कि अगर ये नहीं पढ़ोगे यानी बेसिक क्वेश्चन गलत कर दोगे, और बेसिक क्वेश्चन गलत करोगे यानी एग्जाम से बाहर हो जाओगे, है ना। बाकी मैं आप लोगों को कह दूं, अगर ये पीडीएफ आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हो तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ में पीवाईक्यूज वाली क्लासेस रोज देखो, पीवाईक्यूज रोज लगाओ, जो कि आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, है ना। भाषा विज्ञान मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो भाषा विज्ञान वाली यूनिट भी आप देख सकते हो जाकर, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी भाषा विज्ञान नाम से, 2025 दिसंबर 2025 करके। और अभी भी हमारी ये क्लासेस चल रही टॉप 60 क्लासेस, ठीक है। अब आता है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा हमारी 12 नंबर की रचना है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। यह यात्रा वृत्तांत याद रखना। मेरी तिब्बत यात्रा क्या है, यात्रा वृत्तांत है, 1937 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य एवं जलवायु की परिस्थिति का जीवन चित्रण किया है। साथ ही वहाँ की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया है। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। यानी जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन, वो जब तिब्बत गए थे तो उस समय उन्होंने लिखा था। अब ये जो मेरी तिब्बत यात्रा जो पुस्तक है, इसकी विषय सूची क्या है, इसकी विषय सूची का क्रम पूछा जाता है। ये किसी भी पुस्तक का अगर उसमें कोई अध्याय है, उस पुस्तक का कोई क्रम है, यानी उसकी विषय सूची है, तो इनको सबको सीक्वेंस से यानी क्रम वाइज आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जब पेपर हो जाएगा फिर उस दिन सिर पकड़ोगे पेपर में और कहोगे यार सर की बात मान लेते तो शायद आज भला हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं इन चीजों को अच्छे से रट देना। पहला इसका है लहसा से उत्तर की ओर, लहसा से उत्तर की ओर। दूसरा है चाड़ की ओर। तीसरा सक्य की ओर। चौथा जैनम की ओर। पहला, ये 5 भागों में याद रखना, पुस्तक का जो विषय सूची है वो कितने भागों में बांटी गई है, 5 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में, 5 भागों में। उसमें से पहला भाग क्या है, लहसा से उत्तर की ओर। दूसरा चाड़ की ओर। तीसरा सक्या की ओर, जैनम की ओर चौथा हमारा। और 5वां है नेपाल की ओर, लहसा की ओर। नेपाल की ओर के बाद लहसा की ओर भी इसमें लिखा हुआ होता है, जिसे परिशिष्ट हम कह देते हैं ना। तो ये मेरे भाइयों 5 प्रकार या 5 अध्याय हम इस पुस्तक के कह सकते हैं। इसकी विषय सूची है, पहला लहसा से उत्तर की ओर है, दूसरा चाड़ की ओर, तीसरा सक्या की ओर, चौथा जैनम की और 5वां हमारा क्या, नेपाल की ओर, लहसा की ओर, है ना। इसके प्रमुख प्रकरण हम देख लेते हैं, इसकी प्रमुख जो पंक्तियां वो देखते हैं। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकलते चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पात्रों के आभारी, ये चीजें इसमें बताई गई। याद रखना है सरस्वती, इसके अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में प्रकाशित हुई थे, इतना याद रखना। प्रमुख उद्धरण हम देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ ज्यादा ऐसी पंक्तियां इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक आए वो इसके जो अध्याय मैंने भाग आपको बताया, उन भागों के सीक्वेंस से ही पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है ना। कुछ पंक्तियों से जरूर आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। लिम्पपोर्ट से लहसा तक की वही पुरानी रास्ता, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता ना थी।
लहसा में 2 महीने 11 दिन रहे। अब ये जो पॉइंट है कि लहसा में 2 महीने 11 दिन रहे, ये आपको याद रखना है इस पंक्ति से कि 2 महीने 11 दिन कहाँ रहा था, तो लहसा में रहा था कवि, है ना। इस बीच वो विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने की अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभय समय अलंकार टीका और वादन वाय टीका की खोज पाने का सौभाग्य उनको मिला था। हाँ, तो फेम्बो पुराना फन यूची है ना कि यात्रा क्यों जरूरत पड़ी। 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम्बो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित सरबा तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों की हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि सरबा मरने के बाद जरूर नर्क में गया है ना। ये चीजें इन्होंने बताई, यानी कुल मिला के वहां का जिक्र किया कि कहाँ कहाँ इसका जिक्र हुआ। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति वो याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा की ओर रवाना हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है कि मध्याह्न के भोजन के बाद काफिला कहाँ रवाना हुआ था, तो नालंदा की ओर। भारत में नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा है, वहीं तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ और ऊपर चढ़कर, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। इसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत है, कुछ खंडर भी कहीं कहीं खड़े। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया है। वह बिहार 15वीं सदी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोड शू तोन, ये चाइनीस नाम है ना, रोड शू तोन। उसके बाद साक के येलम छून अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोड़ खपा के महाविद्वान शिष्य मुखम प्र के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का मतलब वहां के टीचर थे ना। पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया, जिसमें प्रमुख बुद्ध में एकांत निष्ठा रखकर धर्म का मन में ख्याल रखता है। देखो इसमें क्या हुआ, इस रचना में आपको ये 2 पंक्तियां जरूर याद रखनी है। एक तो ये मध्याह्न के बाद कहाँ गए थे, 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे, ये वाली, और दूसरा ये कि लहसा में 2 महीने 11 दिन रहे ना। ये 3-4 चीजें जो ऐसी है हमारे तिब्बत यात्रा की कि जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये पाषाण वाली भी याद होनी चाहिए। अब हमारा यूनिट 10 की लास्ट रचना है अरे यायावर रहेगा याद। किसकी है, अज्ञेय की। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उलझी, इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। याद रखना 2 यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का, और एक और कौन सा है इनका, एक बूंद सहसा उलझी, ये भी इनका यात्रा वृत्तांत है ना। और ये संपूर्ण हिंदी यात्रा साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। एक बूंद सहसा उलझी में अज्ञेय ने अपने यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप प्रदान किया है। कुल मिलाकर अज्ञेय अपने यात्रा साहित्य में यात्रा स्थलों की ही भरपूर जानकारी नहीं देते, उनसे जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी आंख बराबर रहती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। देखो मैं आपको बोलूं, अरे यायावर रहेगा याद की जो पुस्तक की विषय सूची है, इसको तो एकदम रट देना मैं कहूंगा, है ना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया। पहला है परशुराम से तुर्खम तक, परशुराम से तुर्खम, है ना, इसके में एक टायर की राम कहानी बताई गई, एक टायर की राम कहानी बताई। दूसरा किरणों की खोज में, तीसरा देवताओं के अंचल में, चौथा मौत की घंटी में, 5वां एलोरा, 6ठा माशुली और 7वां बहता पानी निर्मल, 8वां सागर सेवित मेखलित, यानी कन्याकुमारी की बात हो रही है। ये 8 जो है ये विषय वस्तु में 8 अध्यायों में इस रचना को बांटा गया है पुस्तक को। तो इसको आठों के नाम और वो भी क्रम से याद होने चाहिए। पहला परशुराम से तुर्खम तक, यानी एक टायर की राम कहानी, या तो परशुराम से तुर्खम याद रख लेना या फिर एक टायर की राम कहानी। कभी कभी क्या करता है आयोग बहुत थोड़ा सा सातिर दिमाग का है, तो
परशुराम से तुर्कम नाम ना देकर सिर्फ एक टायर की राम कहानी देगा और कहा सीक्वेंस से जमाओ। आप कहोगे यार एक टायर की राम कहानी तो पढ़ी नहीं, हमने तो परशुराम से तुर्कम तक पढ़ा है। इसलिए दोनों ही नाम याद रखना, नंबर 1 पे है ना, परशुराम से तुर्कम या फिर एक टायर की राम कहानी। किरणों की खोज में नंबर 2, नंबर 3 देवताओं के अंचल में, चौथा मौत की घाटी में, पांचवा एलोरा, छठा माशूली, सातवां बहता पानी निर्मल और आठवां सागर सोवित मेघ मेखलित, है ना। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर सारांश इसका हमारा आता है इस कहानी का कि अज्ञेय ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आजादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर, याद रखना ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप लोगों ने PYQ लगाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीज़ें याद ध्यान नहीं होगी। PYQ लगाने वाले बच्चों को अच्छे से ध्यान है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना में द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र हुआ है। तो एक तो ये रचना है कौन सी, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत में, और एक रचना और मैं आपको बताऊंगा, है ना, उपन्यास कहानी के वाले पार्ट में, वहां पर भी द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र हुआ है ना, तो वो याद रखना, जिसमें वहां पर भी द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र हुआ, इसको भी याद रखो। अज्ञेय ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आजादी तक के पूरे हिंदुस्तान और भूगोल और कालखंड सामने रखा। जहां जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं की मंजर थी। अज्ञेय अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरने वाले अपने कथ्यात्मक शैली और भाषा को ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते, बल्कि सदियों से हम जिनके गुलाम रहे उनके इतिहास के पन्ने को भी पलटते हैं। मेरी बात सुनना, ये लाहौर का पहले, सबसे पहले, फिर कश्मीर, फिर पंजाब, फिर बंगाल, औरंगाबाद और असम, किनका जिक्र हुआ है ये पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि अरे यायावर रहेगा याद में कौन से शहरों का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है। तो लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम, इनका जिक्र हुआ है ना, याद रखना। फिर आता है पुस्तक में एलोरा, एलिफंता, कन्याकुमारी, हिमालय आदि यात्रा करते हुए मिथिकों, प्रतीकों और मूर्तियों के स्थान पर अपने यथार्थ और यथार्थ के केंद्र में देखा परखा गया है। जहां लेखक अज्ञेय के पुराणों और इतिहास की वही सच्चाई नजर आती है, वो युग तक गाढ़े रंगों के पीछे रही। अज्ञेय का यह यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अगर कुछ खो जाता है तो वो बहुत कुछ मिल भी जाता है। ये चीज़ें हमें याद रखना है। अब इस अरे यायावर रहेगा याद से कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनको गीत के रूप में या कविता के रूप में गाया गया है या पढ़ा गया है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, मेरा उद्देश्य ये रचना, ये पंक्ति, ये कराने का क्या है, आपको ये नोट्स तो या कंटेंट तो कहीं पर भी मिल जाएगा, है ना, लेकिन पढ़ना क्या है, किस पे विशेष ध्यान रखना है, किसको बार बार रिवाइज करना है, ये मेरा बताने का उद्देश्य है। तो मैं जैसे बताते आ रहा हूं कि भाई इन शहरों पर याद रखना, इनकी विषय वस्तु पर याद रखना, ये कौन सी विधा की रचना है, उस रचनाकार का सारे जो भी यूनिट पढ़ो उसके सारे रचनाकारों का जन्म वर्ष के साथ सीक्वेंस से याद कर लो, सारी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के साथ सीक्वेंस से याद कर लो, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि रचनाओं के प्रकाशन या रचनाओं के प्रकाशन वर्ष बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या सूची मिलान में आता है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं फैक्चुअल, है ना, और बच्चे इनको गलत करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको पहले याद रख लो। फिर आता है पार्श्वर्य गिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों से, बिल्ली पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन निड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को उल्लासा पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिनत युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली चमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद, है ना। मेरी बात सुनना, ये पंक्तियां आती है, ये जो कविता के रूप में या किसी का गीत के रूप में किसी रचना में पंक्तियां आई है, ये जरूर पूछता है। तो याद रखना, पार्श्वर गिरी के नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, ये गिरी का मतलब होता है पर्वत, है ना, याद रखना, गिरी का मतलब पर्वत। तो पार्श्वर गिरी के नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिल्ली पैरों में नदी जो दर्दी की रेखा, विहग शिशु मौन निड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को उल्लासा पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिनत युगों के बाद, क्षितिज ने पल सी खोली चमक कर दामिनी बोली,
अरे यायावर रहेगा याद। पहली तो वो, और अगली पंक्ति ये याद रखना, स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ। ये पूरी पंक्तियां आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ और पंक्तियां हैं इस रचना में, जैसे एक और आती है, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। ये पंक्ति आई हुई है आपके पीवाईक्यूज में, आप इसको चेक कर सकते हो, तो इसको याद रखना अच्छे से। मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियों भी मेरी पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे, जहां भी कोई चला जाए वहां ही कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। ये भी आई हुई पंक्ति है, याद रखना इसको भी, कि ये अरे यायावर रहेगा याद की पंक्ति है। किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो, यायावर की चिंता नहीं, वो गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीनों भी यथेष्ट है, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आंखों को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि यह संलग्न अंधेरे तो विचार का सहायक है और चांदनी में पूरा प्रदेश दिखता है। ये भी आपको याद रखना कि ये किसकी पंक्तियां हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि ये जिक्र किस रचना में हुआ था। तो बांग्ला में स, श और श सबका जैसा स उच्चारण होता है, यानी आप स सरोते वाला बोलो, श सलजम वाला बोलो, या षड्यंत्र वाला स बोलो, ये तीनों स का एक जैसा उच्चारण होता है। श शलजम वाला, शक्कर वाला श, या शंकर वाला श। देखो स श स, इन सब का क्या उच्चारण होता है, श ही होता है ना। जैसे अमोनिया में ह हो जाता है, जैसे अमोनिया में सॉरी जैसे अस्मिया में सब हो जाते हैं, इसी प्रकार शिव सागर भी ह्यू हागर उच्चारित होता है ना। ये चीजें बता रहे हो, तो ये चीजें जरूर पूछी जाती है। और ये स वाला तो पूछा भी गया, आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले साल जून 2025 में ये क्वेश्चन आया होता, या फिर दिसंबर 2024 में आया था, लेकिन ये आया जरूर था ये क्वेश्चन, है ना। इसलिए याद रखना कि आए हुए क्वेश्चन है इस तरीके से ना। इसकी कुछ और पंक्तियां हैं जो हमें देखनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। आता है, अकर्ण आंखों की बात कवियों में बहुत चलती है, असल में अकर्ण तो हंसी होती है। जो निगरो हंसता है बहुत ही स्वच्छ आकाश में, जैसे द्विज तीज की चांद में उजके बंक के ऊपर कभी कभी झांसा हुआ सा पूरा चांद भी दिखता है। अब ये पंक्ति अगर पूछ ले कि देकर ये किसकी पंक्ति, तो आप याद रखो ये अरे यायावर रहेगा याद किए। नई दिल्ली सब ही कि वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है। अच्छा, ये पंक्ति आई हुई है, ये पीवाईक्यू में आई है। नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठिठोली करने की हिम्मत किसी की नहीं है। ये पंक्ति देकर पूछ लिया गया था कि ये पंक्ति किसकी है, और हमें लगता था कि अरे अरे आया और रहेगा याद की तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो एक यात्रा वृत्तांत है, इस प्रकार की बातें थोड़ी ना होगी, लेकिन ये उसी की पंक्ति है। इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां दी है जिनको याद ही रखना है आप लोगों को ना। विश्वमय है परिवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर अंधविश्वास। ये पंक्ति आई थी। जाड़ों का सवेरा शायद हल्की दर्शनीयता की सहायता होती है, ये सब चीजें आई थी, है ना। तो यहां होता है हमारा यूनिट 10 का द एंड। यूनिट 10 के सारे पीवाईक्यू कल हम सुबह 10 बजे लाइव क्लास में करेंगे, तो आप लोग जुड़ना ना भूले। अगर ये सब लोग हैं, अगर आप नए व्यूवर्स और वीडियो को यहाँ तक देखे हो एंड तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। और मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएगी A to Z। कोई पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत जल्दी MCQs वाली बैच भी आपकी चालू हो जाएगी, जिसमें नए नए MCQs यूनिट वाइज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो अभी कल हम इसके PYQs पढ़ेंगे, और मुझे लगता है परसों के दिन या फिर संडे के दिन इसके MCQs भी लगा लेंगे कि इस क्लास से, इस यूनिट से क्या क्या आने की प्रबल संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद मेरे भाइयों, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।